क्या एक ट्रेडमार्क को ट्रांसफर किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किस तरह से किया जा सकता है? तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? Today in this video we are going to discuss the provisions relating to the assignment and transmission of the trademark। यानी कि हम एक ट्रेडमार्क को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, यानी कि थ्रू असाइनमेंट या ट्रांसमिशन के थ्रू किस तरह से होता है। ट्रेडमार्क के अंदर उनके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उन सभी प्रोविजंस और उन स्टेप्स को इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ट्रेडमार्क है जो अदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जो फॉर्म्स हैं उनकी तरह ही ट्रांसफरेबल है, यानी कि उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो एक ओनर है जो कि रजिस्टर्ड ओनर जिसको हम कह सकते हैं, वो ट्रेडमार्क को असाइन कर सकता है विद और विदाउट गुडविल ऑफ हिज ट्रेडमार्क टू अनदर पर्सन ऑन ए कंसिडरेशन, यानी कि कुछ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर एक ओनर है जो ट्रेडमार्क का, वो अपने ट्रेडमार्क को किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर असाइन कर सकता है। सिमिलरली इसी तरह एक ट्रेडमार्क है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है किसको, सक्सेसर ऑफ द ओनर अपॉन हिज डेथ बाय वे और बाय वे ऑफ लॉ, यानी कि उसकी डेथ होने पर उसके सक्सेसर को जो ट्रेडमार्क है वो ट्रांसमिटेड हो सकता है, या फिर कोई बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ के थ्रू एक जो ट्रेडमार्क है वो किसी अदर पर्सन को ट्रांसमिटेड हो सकता है। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन क्या है, जिनके प्रोविजन सेक्शन 37 से लेकर 45 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखते हैं भी असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट का मीन्स है कि ट्रांसफर ऑफ अ क्लेम ऑफ अ राइट और एक प्रॉपर्टी इन ए ट्रेडमार्क बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ असाइनमेंट डीड इन राइटिंग, जो कि सेक्शन 21B के अंदर बताया गया है। सेकंड देखते हैं ट्रांसमिशन, जो कि सेक्शन 21Z(C) के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसका मीन्स है कि ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिवोल्यूशन ऑफ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर, जो कि नॉट बीइंग है ना असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट नहीं है। इस तरह का कोई भी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर है वो ट्रांसमिशन माना जाएगा उसे। हाँ, ट्रांसमिशन में तीन चीज़ें बताएगी। एक तो होता है बाय द वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू, एंड सेकंड होता है डिवोल्यूशन, यानी कि ट्रांसफर ऑन द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है उसके, जो कि डिसीज्ड पर्सन है, यानी कि डिसीज्ड ओनर है जो ट्रेडमार्क का, उसके पर्सनल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके ऊपर डिवोल्यूशन होना उस ट्रेडमार्क का, या फिर थर्ड कोई एनी अदर मोड्स जो कि असाइनमेंट नहीं है उसको हम यहाँ पे ट्रांसमिशन माना जाएगा। अब सेक्शन 37 क्या कहता है, वो एम्पावर करता है रजिस्टर्ड प्रोपराइटर को टू असाइन द ट्रेडमार्क एंड टू गिव इफेक्चुअल रिसिप्ट्स फॉर एनी कंसिडरेशन फॉर सच असाइनमेंट, यानी कि ऐसे असाइनमेंट के लिए कोई भी इफेक्चुअल रिसिप्ट्स के आधार पर एक प्रोपराइटर को ये सेक्शन एम्पावर्ड करता है उस ट्रेडमार्क को असाइन करने के लिए। फिर भी हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि मेयर जो परमिशन है टू यूज़ द ट्रेडमार्क, यानी किसी ने खाली परमिशन दे दी है सिंपली भी तुम इसके ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हो, तो वो विल नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट, यानी कि वो असाइनमेंट के बराबर नहीं होगी, उसको हम असाइनमेंट नहीं कह सकते। असाइनमेंट क्या है कि एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और एज वेल एज अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस जिससे वो कंसर्न करता है ट्रेडमार्क। नाउ द असाइनमेंट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का असाइनमेंट किस तरह से होता है, वो इस प्रकार है कि अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो वो असाइन हो सकता है, कैन बी असाइंड विद और विदाउट द गुडविल ऑफ द बिजनेस जिससे वो ट्रेडमार्क कंसर्न करता है, यानी कि जिससे रिलेटेड वो ट्रेडमार्क है जिस बिजनेस से, उसकी गुडविल के बिना या उसकी गुडविल के साथ उस ट्रेडमार्क को असाइन किया जा सकता है। अगर एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क असाइंड होता है विदाउट गुडविल ऑफ द बिजनेस की गुडविल के बिना अगर उसको असाइन किया जाता है, तो वहाँ पर असाइनी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट द ट्रेडमार्क, वहाँ पर असाइनी उस ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता सीन्स, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस नो एक्शन फॉर पासिंग ऑफ विल लाई, यानी कि बिजनेस की गुडविल की एब्सेंस है तो वहाँ पर पासिंग ऑफ का जो एक्शन है वो वहाँ पर लाई नहीं करता। हाँ, फिर भी यहाँ पर एक जो
अदर रेमेडीज उसको प्रोवाइड, जो कि है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, वो उसको फिर भी अवेलेबल है। नाउ डिस्कस करते हैं कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या क्या है असाइनमेंट के लिए, यानी कि एक असाइनमेंट को करने के लिए किन किन बातों का या किन किन शर्तों का, कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि असाइनमेंट है वो मस्ट बी इन राइटिंग एंड स्पेसिफाई द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, यानी कि उस जो असाइनमेंट डीड एग्जीक्यूट होने वाली है उसके अंदर उसको राइटिंग में होना चाहिए, एंड उसके अंदर क्या स्पेसिफाई करनी चाहिए, जितनी भी कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, जिनके अंडर में वो असाइनमेंट किया जा रहा है, तो वो सभी की सभी उसके अंदर मेंशन होंगी। नाउ द असाइनमेंट अगर वो अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद द गुडविल ऑफ बिजनेस है, यानी कि गुडविल ऑफ बिजनेस वहाँ पे उसके साथ में नहीं जा रही, तो वो वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगा, वो असाइनमेंट है वो इफेक्टिव नहीं होगा। अनलेस, कब तक नहीं होगा, जब तक कि वो असाइनी अप्लाई नहीं करता किस डायरेक्शन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द असाइनमेंट, उस असाइनमेंट की एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग विद इन द 6 मंथ ऑफ द असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट के 6 मंथ के अंदर अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग वो अप्लाई नहीं करता, तब तक वो असाइनमेंट है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इफ अगर असाइनमेंट है वो इज अकम्प्लिश्ड है बाय द ट्रांसफर ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, गुडविल ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस की जो गुडविल के साथ में ट्रांसफर हो रहा है असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट इज अकम्प्लिश्ड है बाय द एक्सपोर्ट बिजनेस की जो गुडविल है उसके ट्रांसफर के साथ में, तो या फिर वो बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विस है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच असाइनमेंट इज मेड, जिसकी रिस्पेक्ट में असाइनमेंट मेड किया गया है, तो वहाँ पर द असाइनमेंट ऑफ ए ट्रेडमार्क इज नॉट डीम्ड टू हैव बीन डन अदरवाइज देन इन कनेक्शन विद द गुडविल ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो असाइनमेंट उस बिजनेस की गुडविल के अदरवाइज किसी और कनेक्शन में उसको नहीं माना जाएगा असाइनमेंट, यानी कि वो असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी गुडविल के कनेक्शन में ही उसको असाइनमेंट माना जाएगा, उसको किसी अदर पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर सकते। नाउ कंडीशन डिस्कस कर लिया हमने, अब देखते हैं कि असाइनमेंट और जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या इम्पोज की गई है ट्रेडमार्क एक्ट के द्वारा, एंड वो किस किस सेक्शन के अंदर हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सेक्शन 40 क्या कहता है कि अगर कोई असाइनमेंट और ट्रांसमिशन जो कि रिजल्ट्स है अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट इन मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन के अंदर वो ट्रांसमिशन या असाइनमेंट है, वो एक्सक्लूसिव राइट की अवेलेबिलिटी देता है टू यूज ऑफ द ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विस, और क्या है डिस्क्रिप्शन ऑन अ गुड्स और अ सर्विस विच आर एसोसिएटेड विद द ईच अदर, जो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड है, या फिर और इफ द यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इज लाइकली है टू डिसीव, यानी कि वहाँ पर किसी को डिसीव करने की संभावना है या फिर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की संभावना है, हैविंग रिगार्ड टू द सिमिलरिटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड ऑफ द ट्रेडमार्क, और उस ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग में अगर कोई डिसीव की संभावना है या कॉजिंग कंफ्यूजन की संभावना है, तो यहाँ पर ऐसा असाइनमेंट या ट्रांसमिशन इज नॉट परमिसेबल, यानी कि ऐसे असाइनमेंट और ट्रांसमिशन को यहाँ पर परमिसेबल नहीं किया जा सकता, ये हमारा सेक्शन 40 कहता है। अब देखते हैं सेक्शन 41 क्या कहता है कि यदि कोई असाइनमेंट रिजल्ट्स इन अवेलेबिलिटी टू वन ऑफ पर्सन्स, यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्ति है, वहाँ पर एक व्यक्ति को द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज ऑफ द ट्रेडमार्क लिमिटेड है, लिमिटेड कहाँ तक है, टू यूज इन रिलेशन टू द गुड्स टू बी सोल्ड और ट्रेडेड इन एनी प्लेस इन इंडिया, किसी भी प्लेस के अंदर इंडिया के अंदर उस गुड्स को सोल्ड करने के लिए या ट्रेड करने के लिए उसके एक्सक्लूसिव राइट के रिगार्डिंग वो असाइनमेंट हुआ है, and to result in availability to another person to use of the nearly resembling mark, that mark or identical mark जो कि limited है to use in any other place in India, तो ऐसे केस में the same will not be permissible, तो ऐसे केस में असाइनमेंट है ऐसा उसको परमिसेबल नहीं किया जाएगा unless, जब तक कि जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई नहीं होता किस चीज़ के रिगार्डिंग कि that the such assignment और ट्रांसमिशन इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि वो ऐसा असाइनमेंट है या ट्रांसमिशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है, के विपरीत नहीं है, तो वो ऐसे असाइनमेंट या ट्रांसमिशन को परमिट कर सकता है। नाउ सेक्शन 43 क्या कहता है,
43 कहता है कि सर्टिफिकेशन है जो एक ट्रेडमार्क का वो शैल नॉट बी असाइनेबल और ट्रांसमिसेबल, यानी कि एक जो सर्टिफिकेशन है जो ट्रेडमार्क का वो असाइनेबल नहीं है, ना ही ट्रांसमिशनेबल है, अदरवाइज देन विद द कंसेंट ऑफ द रजिस्ट्रार, यानी कि बिना कंसेंट के किसकी, रजिस्ट्रार की कंसेंट के बिना ना तो ही सर्टिफिकेशन है जो ट्रेडमार्क का उसको असाइन किया जा सकता है, ना ही उसको ट्रांसमिट किया जा सकता। अब सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 क्या कहता है कि एक एसोसिएटेड जो ट्रेडमार्क है वो शैल बी असाइनेबल एंड ट्रांसमिसेबल क्या होगा, ओनली एज ए वोल, नॉट सेपरेटली, यानी कि उनको हम सेपरेटली उसको असाइन नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसमिट कर सकते। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट दे शैल फॉर ऑल अदर पर्पज, यानी कि इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर या सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट दे शैल फॉर ऑल द अदर पर्पज, यानी कि जितने भी अदर पर्पज हैं उनके लिए क्या होगा, वो बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए सेपरेट ट्रेडमार्क, उनको उन सभी अदर पर्पज के लिए सेपरेट ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर्ड माना जाएगा। आप डिस्कस करते हैं कि रजिस्ट्रेशन है वो असाइनमेंट की एंड ट्रांसमिशन की वो किस तरह से होती है। तो सेक्शन 45 क्या कहता है? वो कहता है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है असाइनमेंट की एंड ट्रांसमिशन की विद द रजिस्ट्रार इज नेसेसरी, यानी कि जब भी कोई असाइनमेंट करता है ट्रेडमार्क की या ट्रांसमिशन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार के पास में नेसेसरी है। एंड जो पर्सन है जिसके फेवर में, यानी कि वूज फेवर एक असाइनमेंट या ट्रांसमिशन मेड किया गया है, वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन है वो मेड करेगा, किसको, रजिस्ट्रार को, किस लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन एज द केस मे बी, यानी कि अगर असाइनमेंट है तो वो असाइनमेंट के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन करेगा रजिस्ट्रार को, अगर ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार है उस एप्लीकेशन की रिसिप्ट पे या ऑन अ प्रूफ ऑफ ए टाइटल के आधार के ऊपर अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उस व्यक्ति को एज ए प्रोपराइटर ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब हम यहाँ पे एक केस डिस्कस करते हैं जो कि इसकी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, जो कि है रत्नसी मोलसी वर्सेस विनोद रतिलाल गांधी। AIR है जो 1991 की है, बॉम्बे 40। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि इट इज एविडेंटली क्लियर दैट विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द असाइनमेंट और ट्रांसमिशन नो राइट कैन बी प्लेडेड ऑन द ग्राउंड दैट द ट्रेडमार्क हैज बीन असाइंड और ट्रांसमिटेड, यानी कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा गया है, एक क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के असाइनमेंट या ट्रांसमिशन के कोई भी राइट है वो प्लीड नहीं किया जा सकता, किस ग्राउंड के ऊपर, कि जो ये ट्रेडमार्क है वो असाइंड हो चुका है या ट्रांसमिट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रूफ ही नहीं है, यानी कि उसका ट्रेडमार्क का जो असाइनमेंट का या ट्रांसमिटेड का है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया गया है, तो वहाँ पर कोई लीगल प्रूफ नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर हम वहाँ पर ऐसे राइट्स को प्लीड नहीं कर सकते, ये हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में कहा है। नाउ द एज पर दी अबाउट डिस्कशन, जो अभी हमने इस वीडियो के अंदर जितनी भी डिस्कशन की है उनके आधार पर यह क्लियर हो जाता है कि ये एक्ट है जो परमिट करता है असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ ए ट्रेडमार्क, यानी कि एक ट्रेडमार्क के ट्रांसफर को परमिट करता है बाय वे ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन। किसकी करता है? बोथ ट्रेडमार्क, जो कि रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, बट जो असाइनमेंट है वो सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस हैं एंड जो डीड है वो असाइनमेंट है वो शुड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। तो ये थे आज के जितने भी प्रोविजन थे ट्रेडमार्क के असाइनमेंट के रिगार्डिंग और उसकी ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग। आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी डाउट हैं जो क्लियर हो जाएं, और फर्दर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, कीप लर्निंग।